नमस्कार बच्चों, मैं आपका गुरु, आपका शिक्षक डॉक्टर संजय सर आपका वंदन और अभिनंदन करते हैं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी पर। तो बच्चों, आपकी आज की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चोल वंश को आगे जो है, क्योंकि पिछली क्लास में भी हमने चोल वंश को ही डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में उसके आगे हम बात करेंगे और आज की चर्चा होगी राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, जो चोल वंश के सबसे महान राजनेता या महान जो है निर्माता रहे। ठीक है, इन दोनों शासकों का जो योगदान रहा है चोल वंश के लिए वो बहुत ही अमूल्य रहा है। और यहाँ से क्वेश्चन भी बार बार कमीशन ने पूछा है, स्टेट कमीशन ने ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कहीं न कहीं आप यूपीएससी के पेपर को भी देखेंगे तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज के टॉपिक में हम इन दोनों के योगदान की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें बच्चों कि आज अनअकैडमी ने जो समिट ऑर्गेनाइज किया है उसका लास्ट डेट है। ठीक है, और आज भी आप जुड़ सकते हैं, रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आपको पता है अनअकैडमी आपके फ्यूचर के लिए, आपके ड्रीम्स को सच करने के लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने लेकर आया है जिसमें आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको आपके देश की बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटी से आपको मिलने का, उनको सुनने का अवसर मिलेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रणब मुखर्जी हैं, कपिल देव जी हैं, शशि थारूर जी हैं, जयराम रमेश हैं, किरण बेदी, राजकुमार राव जी हैं, और स्वयं आपके पूर्व चेयरपर्सन आपके यूपीएससी के डीपी अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा चेंज आपके यूपीएससी कमीशन में लाया है। और वर्तमान जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो मॉड्यूल है, वो कहीं न कहीं इनके तहत ही काम हो रहा है, या इनका जो व्यू था उसी के पैटर्न पर काम हो रहा है। तो इनको सुनने का अवसर आपको डायरेक्ट मिल रहा है। अनअकैडमी ने आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप इनसे मिल सकते हैं, इनको सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनको। ठीक है, तो फटाफट जो है आप लोग जो है रजिस्टर्ड हो जाइए बच्चों। न केवल ये लोग बल्कि आपके यूपीएससी टॉपर्स जो अनअकैडमी से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने यहाँ से एजुकेशन लिया है, उन्होंने भी अपना एक अमूल्य योगदान आपके लिए देने का निर्णय लिया है। तो आप इनकी क्लास भी ले सकते हैं। इन्होंने जो अनुभव किया है या इन्होंने जो इन स्ट्रेटजी को फॉलो किया है अपने लाइफ को बनाने में, उसको आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और इनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीख कर अपना एक बेहतर लाइफ आप निर्मित कर सकते हैं, अपना एक बेहतर स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं बच्चों। तो फटाफट जो है आप जो है रजिस्टर्ड हो जाइए, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में लोग हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जो है, और अनअकैडमी का आपके लिए बहुत बड़ा योगदान भी है। एक बहुत बड़ा योगदान है बच्चों, ये एजुकेशन फील्ड का एक रेवोल्यूशन कर सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं, जहाँ पर आज भारत जो है कहीं न कहीं ई शिक्षा के माध्यम से अपने संपूर्ण भारत को एजुकेट करने का प्रयास अनअकैडमी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है और आप भी इसमें अपना एक अहम योगदान अदा करिए। ठीक है, तो ये बच्चों आपके लिए है, और आज भी है, चूँकि 26, 27 और 28 ये 3 दिन ऑर्गेनाइज की गई है, और आज भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और सभी लोग इनकी क्लासें जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे बच्चों चोल वंश। ठीक है, तो अभी लोग फटाफट आप लोग जुड़ जाइए क्लास से। अंकित सोनी जी, अंकित सोनी, मुकेश जी, रामजी पांडे, शीला कुमारी, बच्चों आप लोग जो है मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। लेकिन आप लोग जो है लिंक शेयर करिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए, बाकी लोग भी जुड़ सके क्लास से। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अभी आप बाकी लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करिए। चलिए, तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों, तो आज हम चर्चा करेंगे चोल वंश में राजराज फर्स्ट की। देखिए, अभी तक जो चोल वंश आप पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें राजनीतिक विस्तार चोल वंश का बहुत ज़्यादा नहीं था। अगर था भी बच्चों तो उत्तर भारत में ही अभी तक राजनीतिक विस्तार दिखाई दे रहा था। यद्यपि कुछ राजाओं ने लंका पर विजय करने का प्रयास किया था, यानी सिंघल विजय करने का प्रयास किया, लेकिन सफल विजय जो है वो राजराज फर्स्ट के द्वारा ही देखी जाती है। ठीक, तो राजराज फर्स्ट और राजेंद्र प्रथम इन दोनों शासकों का महत्व इसलिए हो जाता है
कहा जाता है कि पिता राजराज चोल ने जिस पृष्ठभूमि को निर्मित किया चोल साम्राज्य के लिए, उस पर एक बेहतर निर्माण राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा किया गया। उसी तरह जैसे मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य निर्मित किया था, उसको एक बेहतर स्वरूप देने में अशोक ने अपना अहम योगदान अदा किया। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई गई पृष्ठभूमि पर अशोक को एक महान शासक बनने का जो अवसर मिला, वह कहीं न कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित किया गया था। तो उसी तरह बच्चों कहा जाता है कि पिता राजराज प्रथम ने जो पृष्ठभूमि निर्मित किया चोल साम्राज्य के लिए, उस पर एक बेहतर राजनीतिक संरचना का निर्माण राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया। इसीलिए कहा जाता है कि नीलकंठ शास्त्री, जिन्होंने दक्षिण भारत का इतिहास लिखा है बच्चों, नीलकंठ शास्त्री जो है यहाँ पर राजेंद्र प्रथम की तुलना जो है फिलिप द्वितीय के पुत्र सिकंदर से करते हैं। ठीक है। और आपका महान इतिहासकार स्मिथ जो है, कहा जाता है कि महान इतिहासकार स्मिथ ने भी इनकी बड़ी तारीफ किया है, किसकी? राजेंद्र फर्स्ट की। ठीक है। तो राजेंद्र फर्स्ट ने जो उपयोगिता या जो योगदान दिया अपने साम्राज्य निर्माण के लिए, या जिस तरह से इन्होंने अपने साम्राज्य को चतुर्दिक दिशाओं में फैलाने में अपना अहम योगदान दिया, ये कहीं न कहीं राजराज फर्स्ट के द्वारा निर्मित पृष्ठभूमि का योगदान था। यानी एक मजबूत स्थिति राजराज प्रथम ने अपने समय निर्मित कर दिया था, जिसके वजह से जो है कहीं न कहीं राजेंद्र फर्स्ट जो है उसका कह सकते हैं आपकी फायदा ले सका। ठीक। और आपको पता है इतिहासकार स्मिथ ने राजेंद्र प्रथम को दक्षिण का नेपोलियन कहा है बच्चों। तो चाहे नेपोलियन हो या सिकंदर हो, दोनों शासक जिनके नाम हम आपके सामने ले रहे हैं, ये दोनों नाम अपने विजयों के लिए जाने जाते हैं, अपनी राजनीतिक, अपने नेतृत्व, अपने डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, जिनसे राजेंद्र फर्स्ट की तुलना की जा रही है। तो इसका मतलब है कि राजेंद्र प्रथम ने भी दक्षिण भारत में अपना एक राजनीतिक योगदान दिया, जिसकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट या सिकंदर से की गई है, और वो भी एक महान इतिहासकारों के द्वारा, नीलकंठ शास्त्री और इतिहासकार स्मिथ के द्वारा। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से चोल साम्राज्य का विस्तार आपके महान शासक राजराज प्रथम के द्वारा किया गया बच्चों। तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए और बहुत अच्छी क्लास होगी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिए, चोल शासक राजराज प्रथम, राजराज फर्स्ट, इसका जो ड्यूरेशन है बच्चों वो 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी के बीच है। ठीक है। और इसे हम चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। इसे हम चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। कहते बच्चों ये पिता उत्तम चोल की संतान था। उत्तम चोल, और इनके पिता थे उत्तम चोल, इनकी माता थी वानवन देवी। वानवन देवी, आपको याद होगा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वानवन देवी जो है अपने पति उत्तम चोल के मरने के बाद क्या हो गई थी बच्चों? सती हो गई थी। तो इसका मतलब है कि गुप्त साम्राज्य में, परवर्ती गुप्त काल में एरण अभिलेख से जो सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, वह सती प्रथा की परंपरा अभी तक कहीं न कहीं दक्षिण भारत में क्या है? बनी हुई है। ठीक। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ भी सती प्रथा हमको दिख रही है। ठीक। यह परंपरा अभी भी समाज में क्या है? प्रचलित है। अब देखिए, कहते हैं कि राजराज प्रथम को हम कई नामों से जानते हैं बच्चों, कई नामों से जानते हैं जैसे, और इसमें से बहुत सारे नाम जो है वह इसकी विजयों के कारण रखे गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनको आप उपाधि कह सकते हैं, जैसे शिवपाद शेखर। शिवपाद शेखर इसी की उपाधि है, शिवपाद शेखर। ठीक। और दूसरा, इसे हम मुरलीधर, मुरलीधर जो इसकी उपाधि है बच्चों, इसकी मुद्रा पर पाई गई है। मुरलीधर उपाधि जो है इसकी किस पे पाई गई है? मुद्रा पे पाई गई है। ठीक है। और शिवपाद शेखर उपाधि जो है, इससे ये पता चलता है कि ये शिव भक्त था, यानी शैव धर्मावलंबी था, शिव भक्त था, यह इसकी टाइटल से पता चलता है। दूसरा, कहा जाता है कि राजराज प्रथम का जो मूल नाम है वो है अरिमोली वर्मन। इसका जो मूल नाम है बच्चों, मूल नाम इसका अरिमोली वर्मन है। ठीक है। इसका मतलब कि जो राजराज नाम है ये इसकी टाइटल है, ये उपाधि है। तो राजराज उपाधि इसने कब लिया था? राज्यारोहण के समय लिया था। अरिमोली वर्मन इसका मूल नाम है।
ठीक है। जैसे आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोगों को ये लगता होगा बच्चों कि राजराज प्रथम मूल नाम है, तो राजराज प्रथम मूल नाम नहीं है, मूल नाम अरिमोलिवर्मन है। यानी अन्य जो उपाधियां हैं वो राजराज जो उपाधि है इसकी, वह इसके जो है राज्यारोहण के समय की उपाधि है। ठीक, इसके बाद इसे हम अन्य नाम भी इसके हैं, मुम्माडी चोल, इसको हम मुम्माडी चोल भी कहते हैं, मुम्माडी चोल भी इसका एक टाइटल है, मुम्माडी चोल। ठीक, दूसरी कहते हैं कि इसके कुछ ऐसे नाम आप देखेंगे बच्चों जो इसकी विजयों से जुड़े हुए हैं, यानी जिन विजयों को इसने किया, जैसे कलिंग को, पश्चिमी गंग को, और आपके जो है सिंघल प्रदेश को इसने जीता था। तो सिंघल प्रदेश को जीतने के उपलक्ष्य में इसे सिंघलांतक कहा गया। देखिए यहां पर दूसरे तरीके से हम देखेंगे, विजय के उपलक्ष्य में टाइटल, इसको ऐसे करिए, विजय के उपलक्ष्य में धारण की गई उपाधि, विजय के उपलक्ष्य में धारण की गई उपाधि। ठीक, जैसे पहला आप लीजिए, ये भी उपाधियां हैं, सिंघलांतक, सिंघलांतक, सिंघलांतक। अब देखिए सिंघलांतक माने सिंघल, इसमें क्या है, सिंघल बच्चों कहते हैं श्रीलंका को। ठीक है, तो श्रीलंका यानी सिंघल प्रदेश कहा गया है श्रीलंका को। तो सिंघल को जीतने के उपलक्ष्य में इसने कौन सी टाइटल लिया, सिंघलांतक टाइटल लिया। ठीक है, कौन सी टाइटल लिया, सिंघलांतक। किसकी विजय के उपलक्ष्य में, कलिंग विजय के उपलक्ष्य में, माफ करिएगा, सिंघल विजय यानी श्रीलंका विजय, सिंघल विजय। ठीक, अभी इसकी चर्चा करेंगे कि क्या स्थिति थी, कौन था राजा यहां पे। दूसरी उपाधि है इसकी जयगोंड, जयगोंड। देखिए बच्चों यहां उपाधियां महत्वपूर्ण है इसलिए बता रहा हूं। जयगोंड इसकी दूसरी उपाधि है जो इसने लिया था पांड्य राज्य की विजय में, पांड्य राज्य की विजय पर। पांड्य राज्य जब इसने जीता था तब इसने जो है जयगोंड की उपाधि। देखिए कहा जाता है जब इसने पांड्य राज्य जीता था तो पांड्य राज्य को बना रहने दिया, लेकिन जब इसका बेटा राजेंद्र प्रथम जीतेगा तो केरल और पांड्य राज्य दोनों को जीतकर एक राज्य में कन्वर्ट कर देगा। दोनों को जीतकर जो है बच्चों क्या बना देगा, एक राज्य बना देगा, और वहां पर युवराज नियुक्त कर देगा चोलमंडल को। ठीक, यानी केरल को और पांड्य राज्य को एकीकृत करने वाला इसका पुत्र राजेंद्र फर्स्ट है। ठीक है, अब देखिए इसका एक उपाधि, राजराज प्रथम की एक उपाधि है कलिंग विजय के उपलक्ष्य में, जिसमें कहते हैं कैलिंग कुलांतक। नाम थोड़ा टिपिकल है बच्चों, कैलिंग कुलांतक, कैलिंग कुलांतक। ये नाम इसने कलिंग विजय के उपलक्ष्य में लिया था, कलिंग विजय। तो ये इसकी टाइटल है बच्चों। कई नाम हो गए, आप जो है आपको याद क्या रखना है वो जानिए। ठीक है, शिवपाद शेखर आपको याद रखना है, मुरलीधर आपको याद रखना है, अरिमोलिवर्मन, अरिमोलिवर्मन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और शिवपाद शेखर भी पूछा गया उपाधि है। ठीक है, और साथ साथ एक उपाधि और इनका नोट कर लीजिएगा जो है राजमार्तंड। ये भी आपके यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, राजमार्तंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखने वाली जो टाइटल हैं उनको क्या, कौन कौन से टाइटल आपको याद रखने हैं उसको देखिए। देखिए नंबर 1 ये आपको याद रखना है, इसको और मुम्माड चोल, ये ठीक, यहां पर आपको लगभग सभी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक, इसको आप मेंस लिखते समय यूज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये राजराज प्रथम की उपाधियां हैं जिससे कहीं न कहीं इसके राजनीतिक विजयों का हमें क्या चलता है, पता चलता है। यानी इनके टाइटल्स, इनके नाम से इनकी राजनीतिक उपलब्धियों को आप देख सकते हैं। तो राजनीतिक उपलब्धियां इनके नामों से हमको पता चल रही हैं, और ये काफी टिपिकल है बच्चों, याद करना, और मेहनत करके आप जो है इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा जाता है कि राजराज प्रथम की केवल राजनीतिक उपलब्धियां ही महत्वपूर्ण नहीं है बच्चों, राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ इसकी आर्थिक और सामाजिक और कलात्मक उपलब्धियां भी इसे एक महान शासक के रूप में निर्मित करती हैं या महान शासक बनने का अवसर देती हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि
राजराज प्रथम को हम केवल राजनीतिक रूप से ही नहीं देखेंगे बल्कि कलात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम इसको जो है देखते हैं कि इन्होंने विजय किन किन क्षेत्रों के किया और किस तरह से चोल साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया। तो उसके लिए हम जो है पहले थोड़ा सा मैप देख लेते हैं और मैप के माध्यम से आगे बढ़ते बच्चों, ठीक है। देखिए, आपको पता है कि दक्षिण भारत में थोड़ा सा टर्मोलॉजी बच्चों टिपिकल है, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब आप एक दो बार उसको रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा वो सब, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रश्न यहाँ से आता है इसलिए ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे आपको जो है कल्याणी के चालुक्य हैं, कल्याणी के चालुक्य, ठीक, वेंगी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, ये आपका चोल साम्राज्य है, ठीक है। ये आपका जो है पांड्य साम्राज्य है, इधर आपका जो है ये केरल है, इधर आप यहाँ कर लीजिए पश्चिमी गंग है। वैसे बच्चों अगर मैप रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, लेकिन आप केवल सिनारियो समझिए, ठीक है। तो पांड्य है, पश्चिमी गंग है, यहाँ पे आएंगे उत्तर में तो कलिंग यहाँ पर है, कलिंग आपको पता है, कलिंग यहाँ चर्चा में है इसलिए लिख रहे हैं। ये आपका बंगाल प्रांत है, बंगाल में अभी भी पाल वंश है, बंगाल में अभी भी कौन सा वंश चल रहा है? पाल वंश चल रहा है बच्चों, यहाँ पर पाल वंश चल रहा है, ठीक। और इस क्षेत्रों में आपके जो है गढ़वाल वगैरह हैं, गढ़वाल, चंदेल, ये सब हैं, ठीक। हमें मतलब किससे है? दक्षिण भारत से, ठीक है बच्चों। अब देखिए, कहा जाता है कि इसके गुरु थे करुवर, राजराज प्रथम के गुरु कौन थे बच्चों? करुवर। राजराज फर्स्ट के गुरु का नाम था करुवर। कहा जाता है इनसे ही इसने सैन्य विद्या सीखी थी, करुवर से। करुवर इनके गुरु थे और इनसे ही इसने सैन्य शिक्षा क्या की थी? सीखी थी। और एक बेहतर ज्ञान इसने सैन्य विद्या की हासिल किया था। कहा जाता है कि उसका प्रयोग जो है इसने सबसे पहले किस पे किया, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं किन किन क्षेत्रों को इसने जीता, राजराज फर्स्ट ने किन किन क्षेत्रों को जीता बच्चों? तो सबसे पहले इसने वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, इन दोनों क्षेत्रों को क्या करता है? जीतता है, ठीक है। यानी वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है आपको कि राजराज फर्स्ट की राजनीतिक उपलब्धियों का पता कैसे चलता है? तो इसका पता हमें तंजौर अभिलेख से चलता है। तंजौर अभिलेख, ये तंजौर अभिलेख किसका है? ये आपके जो है बच्चों राजराज फर्स्ट का अभिलेख है, ठीक। तिरुवलंगाडु अभिलेख और करिंदे दानपत्र, ये दोनों आपके राजेंद्र फर्स्ट के हैं। तंजौर अभिलेख आपके जो है इसी का है, किसका? राजराज फर्स्ट का। और इसी में सारी विजयों का उल्लेख हमें दिखाई देता है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, कहते हैं कि इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि चोल वंश में अभिलेखों का स्पेशलाइजेशन है। यानी एक अभिलेख है जिसका चर्चा हम कल किए थे, जहां पर आपको हमने बताया था कि चोलों की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है, और एक में हमने कहा था कि चोलों की वंशावली पता चलती है, ठीक। और आज हम आपको बता रहे हैं कि तंजौर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है किसकी? जो राजराज फर्स्ट की विजय की जानकारी हमको प्राप्त होती है। और इसी से हमें जो क्रमबद्धता, जो विजयों के क्रम है, इसी अभिलेख से पता चलता है। और इसी अभिलेख के अनुसार देखा जाए तो कहा जाता है कि इसने वेंगी और कल्याणी के क्षेत्र को जीत लिया था, लेकिन बाद में इसने वेंगी के चालुक्यों से अपने माने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से वहां शांति की स्थापना कर देता है, ठीक। अब देखिए, यहां दक्षिण में बच्चों, दक्षिण में यहां श्रीलंका है, दक्षिण में नीचे क्या है? श्रीलंका है। ये देखिए, यहां पर आपका जो है ये लंका है,
ठीक, जिसको आप सिंघल देश कहते हैं, सिंघल देश, सिंघल देश। सिंघल देश के उत्तरी भाग को, ये देखिए उत्तरी भाग, ये उत्तरी वाला भाग है, इसको जीता था किसने? राजराज फर्स्ट ने। यानी उत्तरी क्षेत्र को किसने जीता बच्चों? राजराज फर्स्ट ने जीता। यानी ये वाला भाग, ये भाग जो है राजराज प्रथम जीतेगा, ठीक है। और इसी क्षेत्र में इनका जो मूल केंद्र है वो है अनुराधपुर, अनुराधपुर। अनुराधपुर को क्या करता है? ये जीत लेता है, ठीक है, जो उत्तरी श्रीलंका में पड़ता है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं बच्चों। तो अनुराधपुर यानी उत्तरी श्रीलंका को ये जीत लेता है, और जीतने के बाद जो है बच्चों पोलो नुरुआ, पोलो नुरुआ को राजधानी बनाता है। किसको राजधानी बनाया? पोलो नुरुआ राजधानी बनाता है। किसको? पोलो नुरुआ को, ठीक है। ये बार बार पूछा गया है, राजधानी किसको बनाया? पोलो नुरुआ को राजधानी बनाया। पोलो नुरुआ को राजधानी बनाता, क्यों? ताकि इस भाग को क्या किया जाए? कंट्रोल किया जा सके आसानी से, ठीक है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, किस लिए? दक्षिण भारत को नियंत्रित करने के लिए। उसी तरह इसने भी पोलो नुरुआ को राजधानी बनाया, किस लिए? उत्तरी श्रीलंका को कंट्रोल करने के लिए। और उत्तरी श्रीलंका के क्षेत्र अनुराधपुर को ये पूरी तरह से क्या किया था? जीत चुका था बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये उत्तरी श्रीलंका, ये देखिए ये पूरा भाग, ये जो पूरा भाग, समस्त उत्तरी श्रीलंका को हम क्या कहते हैं? इसको ऐसे कहिए, समस्त उत्तरी श्रीलंका। समस्त उत्तरी श्रीलंका को हम कहते हैं जयनाथ मंडलम। समस्त उत्तरी श्रीलंका के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जयनाथ मंडलम। इसको कहते हैं बच्चों जयनाथ मंडलम, जयनाथ मंडल। यहां देखिए 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक, सबसे पहला प्रश्न आपका बन सकता है कि अनुराधपुर कहां स्थित था? तो उत्तरी श्रीलंका में था, जिसको इसने जीता। किसको राजधानी बनाया इसने? पोलो नुरुआ को राजधानी बनाया, ठीक। अच्छा, समस्त उत्तरी श्रीलंका को हम क्या कहते थे? समस्त उत्तरी श्रीलंका को जयनाथ मंडलम कहा गया है, ठीक। चोल वंश के अभिलेखों में समस्त उत्तरी श्रीलंका को जयनाथ मंडलम कहा गया बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज कहते हैं कि यहां पर जो है शैव धर्म का पूरी तरह इसने क्या किया था? प्रचार किया था, और बहुत सारे शैव मंदिर का निर्माण भी यहां पर किया, ठीक है भाई। सीधी सी बात है बच्चों, जब किसी भी क्षेत्र की विजय आप करेंगे तो आपके धर्म और संस्कृति का प्रसार कहीं न कहीं उस क्षेत्र में क्या होगा? दिखाई देगा। तो राजनीतिक परिणाम तो दिखते ही दिखते हैं, साथ साथ जो है उस विजय के सांस्कृतिक परिणाम भी हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो चोल साम्राज्य में राजराज फर्स्ट के द्वारा जब उत्तरी श्रीलंका की विजय की गई, तो उत्तरी श्रीलंका की विजय करने पर बच्चों न केवल हमें राजनीतिक परिणाम दिखाई दिए, बल्कि चोल राजवंश का जो धर्म है उसका प्रसार भी हमें वहां पर दिखाई देता है, ठीक है। और साथ साथ जो है जो चोल साम्राज्य की संस्कृति थी उसका प्रसार भी उत्तरी श्रीलंका में दिखता है, ठीक। यह माने श्रीलंका के, उत्तरी श्रीलंका के संदर्भ में यह उपलब्धि किसकी रही? राजराज फर्स्ट की। अब देखिए, इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि इसने कल्याणी को जीता था। कल्याणी का राजा उस समय कौन था? सत्याश्रय। यहां का राजा कौन था बच्चों? सत्याश्रय, ठीक। कल्याणी को जब इसने जीता तो यहां का राजा कौन था? सत्याश्रय था, ठीक। और दूसरी चीज, अभी यहां के राजा का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन राजेंद्र फर्स्ट जब इसको जीतेगा, जब जो इसका बेटा है राजेंद्र फर्स्ट बच्चों, वह पूरे श्रीलंका को जीतेगा, समस्त श्रीलंका की विजय करेगा, ठीक। समस्त श्रीलंका की विजय करेगा राजेंद्र फर्स्ट, जो इसका पुत्र है राजेंद्र फर्स्ट जो है वह समस्त श्रीलंका को जीतेगा। और उस समय यहां का राजा था कौन? महेंद्र पंचम। महेंद्र पंचम यहां का राजा था, ठीक, जिसको बंदी बनाकर वह अपने राज्य में ले आया था। और 12 वर्षों बाद जो है महेंद्र पंचम यही क्या हो जाता है? मर जाता है, ठीक। तो संपूर्ण श्रीलंका को जीतने का श्रेय राजेंद्र फर्स्ट को दिया जाता है, और उत्तरी श्रीलंका को जीतने का श्रेय बच्चों वो राजराज फर्स्ट को दिया जाता है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात कहा जाता है कि जो मालद्वीप है, ध्यान दीजिएगा, मालद्वीप आपको पता है कि मालद्वीप नीचे है। मालद्वीप की विजय भी राजराज प्रथम ने किया था, लेकिन मालद्वीप को जीतने के लिए आपको केरल को जीतना जरूरी है। तो दोनों क्षेत्रों को, केरल को भी इसने जीता था, केरल को भी जीता बच्चों, केरल विजय किया और मालद्वीप की विजय किया।
मालदीव और केरल, इन दोनों क्षेत्रों को जीता था किसने? राजेंद्र फर्स्ट ने। कहा जाता है कि चोल अभिलेखों में मालदीव को सांदी मत्तीवु कहा गया है। मालदीव को क्या कहा गया है? सांदी मत्तीवु, सांदी मत्तीवु कहा गया बच्चों। ये बहुत थोड़ा टिपिकल नाम है, सांदी मत्तीवु। ये किसके लिए आया है? मालदीव के लिए। यहाँ के शासक का नाम का उल्लेख नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन केरल विजय और मालदीव विजय, इन दोनों विजयों का श्रेय जो है राजराज फर्स्ट को दिया जाता है, ठीक। और वेंगी के पूर्वी चालुक्यों और कल्याणी के चालुक्यों की विजय भी इसने किया था, ठीक। और साथ साथ आपको हमने बताया लंका विजय हो गया। यानी अगर आप देखिए, ध्यान से समझिएगा बच्चों, कहते हैं जो इसका बेटा आएगा वह पूर्वी विजय को पूरी तरह से संपन्न करेगा। यानी ये पूरा कहा जाता है कि यहाँ पर शैलेंद्र वंशी शासक थे दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है, यानी मलय का जो क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्र को जीत लेगा, जिसको कडारम विजय कहा जाता है। इसको झील के रूप में निर्मित कर देगा पूरी तरह। और अगर इस क्षेत्र को देखिए, यहाँ वाला जो क्षेत्र है, इस दायरे पर इसका पिता राजेंद्र फर्स्ट अपने अधिकार करता है। तो इन दोनों ने मिलकर कहीं न कहीं न केवल पूरे दक्षिणी भूभाग को बल्कि इस समुद्र को भी चोल राजवंश की रेखा के अंदर क्या किया? समाहित कर दिया। तो ये इनकी उपलब्धि मानी जाती है कि स्थल भाग ही नहीं बल्कि समुद्र पर भी इन्होंने अपना कब्जा बनाए रखा। यानी समुद्र के बीच में भी जो राज्य थे उन पर भी इन्होंने राजनीतिक नियंत्रण किया। तो ऐसा ये इसलिए संभव हो पाया होगा कि इनकी कहीं न कहीं नौसेना मजबूत रही होगी। बिना एक मजबूत नौसेना के, और भारतीय इतिहास में आप देख लीजिएगा बच्चों, आने वाली जो सल्तनत होगी यानी सल्तनत काल या मुगल काल या पीछे बीता हुआ जो आपका राजनीतिक इतिहास है उसमें भी आप देखेंगे तो कहीं भी नौसेना मजबूत स्थिति में दिखाई नहीं देती। केवल आपके कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नौसेना का उल्लेख आता है, लेकिन उनकी मजबूती या उपलब्धियों का विवरण नहीं दिया गया है। अगर नौसेना किसी की मजबूत रही है भारतीय इतिहास में तो वह चोलों की रही है। और ये विजय जो है, जिन विजयों को इसने किया, यानी राजराज फर्स्ट या राजेंद्र फर्स्ट ने, जो आपके कहीं न कहीं समुद्र के बीच में है, या बंगाल की खाड़ी कहिए, अरब सागर कहिए या हिंद महासागर कहिए, इन क्षेत्रों में जाकर राजनीतिक उपलब्धियां अर्जित करना, यह इसकी नौसेना की मजबूती को क्या करता है? दर्शाता है बच्चों। तो राजराज फर्स्ट ने ही एक मजबूत नौसेना का क्या किया था? निर्माण किया था। ठीक है बच्चों, नए बच्चों के लिए हमारी तरफ से फिर से एक बार गुड इवनिंग सबको। एक बार बच्चों आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अंकित जी, अंकित चौधरी, मंगेश जी, बच्चों आप लोग फटाफट जो है अपने ग्रुप्स में लाइक एंड शेयर करिए। लिंक को शेयर कर दीजिए ग्रुप में। अभी उसकी चर्चा होगी बच्चों, मंदिर वगैरह की चर्चा अभी हम करेंगे। मंदिर पढ़ा भी चुका हूं, लेकिन थोड़ी चर्चा हम यहां जरूर कर देंगे, ठीक है। आपको पता है मैं आर्ट एंड कल्चर में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगा कोंड चोलपुरम मंदिर, ये सारी चर्चा कर चुका हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पर भी हम इसकी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये तो रही राजराज फर्स्ट की राजनीतिक उपलब्धियां, यानी किन किन क्षेत्रों को इन्होंने जीता। तो केरल को जीता, मालदीव को जीता, उत्तरी श्रीलंका को जीता, कल्याणी को जीता, वेंगी के चालुक्यों को जीता। इन क्षेत्रों को क्या करता है? जीतता है राजराज फर्स्ट, ठीक। अब अगर हम राजराज फर्स्ट की उपलब्धियों की चर्चा करें तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इनकी राजनीतिक उपलब्धियों से, ठीक है। तो अगर हम अन्य उपलब्धियों की बात करें, आर्थिक उपलब्धियों की चर्चा अगर की जाए बच्चों, ठीक है, अगर इसकी हम आर्थिक उपलब्धियों की चर्चा करें, देखिए आर्थिक उपलब्धियां, राजराज फर्स्ट की आर्थिक उपलब्धि, देखिए कहा जाता है कि चोल वंश का पहला राजा है बच्चों। चोल वंश में पहली बार भूमि की पैमाइश चोल वंश में पहली बार भूमि की पैमाइश की गई। भूमि की पैमाइश करने के बाद उपज के आधार पर कर का निर्धारण किया गया। देखिए बच्चों, जब कभी भी इतिहास में ऐसे राजा या सुल्तान या बादशाह आपको दिखाई दे जो भूमि की पैमाइश के आधार पर कर का निर्धारण करे,
तो कहा जाता है कि यह एक ऐसा प्रावधान होता है जहां पर जनता के साथ अन्याय होने की संभावना बेहद कम हो जाती है। जहां पर जनता के साथ अन्याय होने की जो संभावना होती है वो बेहद कम हो जाती है। ठीक, क्योंकि यहां उपज के आधार पर टैक्स का निर्धारण होता है। ठीक है, उपज के आधार पर सपोज करिए भाई कि हमारे पास भी 10 बीघा जमीन है जो बलुई दोमट मिट्टी की है, आपके पास भी 10 बीघा जमीन है जो मान लीजिए ऊसर है। अगर हम बिना उपज के आधार पर, भूमि की मात्रा के आधार पर अगर हम टैक्स तय करें और हमारे और आप दोनों के साथ अगर ये तय हो जाए कि नहीं 10 कुंतल गेहूं आपको टैक्स देना है, तो आपके साथ तो अन्याय हो जाएगा। भाई मेरी बलुई दोमट मिट्टी है, उसमें गेहूं का प्रोडक्शन बेहतर हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि आपके उत्पाद माने आपके भूमि में वह प्रोडक्शन ना हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो जाएगा। लेकिन अगर हम उपज के आधार पर कर का निर्धारण करें, यानी प्रोडक्शन के आधार पर टैक्स का रेट तय किया जाए, तो ये सही है। भाई आपके लैंड में हो सकता है 5 कुंतल गेहूं पैदा हो तो आप 2 दें, हमारे में 10 पैदा होता तो हम 5 दें, ये जस्टिस होता है। ठीक है, तो ये करने का पहली बार प्रयास किसके द्वारा किया गया? आपके महान शासक राजराज प्रथम के द्वारा किया गया। इसने पहले भूमि की क्या किया? पैमाइश किया, और भूमि की पैमाइश करने के बाद कर का निर्धारण किया। और साथ साथ कहा जाता है कि इसके समय भूमि की उर्वर संख्या में क्या की गई? वृद्धि की गई। भूमि की उर्वरा में वृद्धि की गई और उपजाऊ भूमि का भी विकास किया गया, यानी भूमि की उर्वरता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। और अन्य भूमियां जो उपजाऊ बनाकर इसमें जोड़ी गई, यानी जो अन्य अनुपजाऊ भूमियां थी उनको भी इसमें क्या किया गया बच्चों? जोड़ा गया। ठीक है, तो ये एक योगदान दिखता है इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो रही राजराज चोल की आर्थिक उपलब्धियां। अब देखिए अन्य उपलब्धियों में अगर आप देखें बच्चों, अगर इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां आप देखें, सांस्कृतिक उपलब्धियां, तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का इन्होंने क्या किया था? निर्माण किया था। भगवान शिव का मंदिर है, और चोल राजवंश के जितने भी राजा हैं वो शैव धर्मावलंबी राजा हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि इसने जो है विष्णु मंदिर बनाया था। कहाँ पर? नागापट्टिनम में। विष्णु मंदिर भी इसने बनाया था नागापट्टिनम में। कहाँ बनाया था बच्चों? नागापट्टिनम में। अब देखिए, स्वयं जो है शैव धर्मावलंबी है, ठीक है, लेकिन वैष्णव मंदिर भी बना रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी विचारधारा कैसी है? सहिष्णु विचारधारा है। ठीक, यानी सभी धर्मों को समान महत्व देने वाला सहिष्णु विचारधारा का व्यक्ति था। ठीक, इसके अतिरिक्त जो है लंका में भी इसने जो है बहुत सारे शैव मंदिरों का निर्माण कराया था। लेकिन ज़्यादा जो फेमस है राजराज प्रथम की जो कलात्मक और सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो ज़्यादातर जो है किसके लिए जानी जाती हैं? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इसकी दादी थी एक जो है जिनका नाम था सेम्बियन देवी। ठीक है, इसने अपनी दादी के नाम पर एक मंदिर बनवाया था जिसको कहते हैं चोलेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? चोलेश्वर मंदिर। चोलेश्वर मंदिर देखिए, तो ये अपनी दादी के नाम पर बनवाया था। इनकी दादी कौन होंगी बच्चों? इनकी दादी इनके पिता उत्तम चोल की माता होंगी, जिनका नाम क्या था? सेम्बियन देवी। ठीक है, इनके नाम पर भी यानी कहीं न कहीं जो है अपने पिता को सम्मान देने के लिए, अपनी दादी को सम्मान में भी इसने एक मंदिर का निर्माण किया था, चोलेश्वर मंदिर। ये भी शैव मंदिर था। ठीक, कहा जाता है कि दक्षिण भारत के मंदिर जो है मूल रूप से द्रविड़ शैली के बने हुए मंदिर है बच्चों। ठीक है, और यहाँ के पत्थर, यहाँ के मंदिरों में ग्रेनाइट पत्थर या विशाल पत्थर का उपयोग किया गया है अधिकतम। जो है यहाँ के मंदिरों की जो सबसे खास बात है वो एक प्रांगण में बनाए जाते थे, एक मैदान में बनाए जाते थे, जिसको चारों तरफ दीवार से क्या किया गया? घेरा गया है। उस दीवार का जो मुख्य द्वार होता था वो गोपुरम होता था। ठीक है, जो मंदिर है बच्चों, मंदिरों का जो प्रांगण है उसका उपयोग जो है नित्य और शिक्षा के लिए भी किया जाता था। मंदिर के प्रांगण में एक बड़ा मंदिर होता था, उसके साथ साथ छोटे मंदिर होते थे। मंदिरों की दीवारों पर
चोल राजवंश के राजाओं के अभिलेख पाए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि मंदिरों को एक प्रचार का माध्यम भी बनाया गया है, क्योंकि मंदिर एक सार्वजनिक स्थल होते हैं जहां पर जनता बड़ी मात्रा में क्या होती है, इकट्ठा होती है। तो ऐसे स्थान पर राजा अगर अपनी उपलब्धियों को दर्शाता है, एक स्क्रिप्ट लिखवाता है, एक अभिलेख मंदिरों की दीवारों पर लिखवाता है, तो आने वाली कई जनरेशन उस मंदिर में आती रहेंगे और इस तरह से राजा अपने कार्यों के माध्यम से लोगों के बीच अपने को क्या करेगा, अमर बना लेगा। यानी आने वाली सनातनें जो है उसके कर्तव्यों से, उसके कार्यों से क्या होंगी, परिचित होती रहेंगी और उसका नाम जो है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा, बना रहेगा। तो ये परंपरा दिखती है दक्षिण भारत में, और चोल मंदिरों में ये परंपरा आप बखूबी देखेंगे बच्चों कि जो दीवालें हैं वो चोल राजाओं के अभिलेखों से भरी हैं। उन दीवालों को स्क्रिप्ट के रूप में, अभिलेख के रूप में उपयोग किया गया है। तो जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है जो राजराज चोल के द्वारा बनाया गया था, इस मंदिर की दीवालों पर भी इसके अभिलेख पाए गए हैं। ठीक है, इसकी चर्चा हम पहले भी किए थे, तो आज एक बार हमने इसकी चर्चा फिर कर दिया बच्चों, और आपको रिमाइंड भी हो गया होगा, आपने देखा भी होगा। आप जाके मैप देख सकते हैं दक्षिण भारत के, आपके गूगल में या मोबाइल में दिख जाएगा। दक्षिण भारत के मंदिरों को देखेंगे तो एक बड़े मैदान में, एक बड़े प्रांगण में बनाए गए हैं। ठीक है, बाकी सारी बातें जो है आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में हो चुकी हैं, तो फिर से यहाँ पे उसकी बात करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, कहा जाता है कि इसी के समय एक शासक थे शैलेंद्र वंश के, जिनका नाम था विजयोतुंग वर्मन, श्रीमार विजयोतुंग वर्मन। ठीक है, कहते हैं कि श्रीमार विजयोतुंग वर्मन ने, श्रीमार विजयोतुंग वर्मन ने विजयोतुंग वर्मन इसी के समय जो है चूड़ामणि बिहार की स्थापना किए थे। विजयोतुंग वर्मन के द्वारा कौन सा बिहार बना था, चूड़ामणि बिहार। ठीक, चूड़ामणि बिहार बना था। अब देखिए, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं चोल राजवंश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी महत्व दिया गया था। भाई बिहारों का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है बच्चों। किससे है, बौद्ध धर्म से है। और यह चूड़ामणि बिहार विजयोतुंग मार वर्मन ने बनाया तो जरूर, लेकिन इसके लिए भूमि यानी ग्राम दान किसने दिया था, राजराज फर्स्ट ने दिया था। कहा जाता है कि यह चूड़ामणि बिहार विजयोतुंग मार वर्मन के द्वारा कहां पर बनाया गया था, यह बना था नागापत्तिनम में। कहां बना है बच्चों ये चूड़ामणि बिहार, ये नागापत्तिनम में बना है। ठीक है, ये बना हुआ है कहां पर, नागापत्तिनम में। लेकिन इसके लिए जो है भूमि दान किसके द्वारा किया गया, राजराज फर्स्ट के द्वारा किया गया। और जिस ग्राम के ऊपर यह चोलमंडलम बिहार बना हुआ है, चूड़ामणि बिहार बना हुआ है, उस गांव का नाम है ऊनय मंगलम। कौन सा गांव है बच्चों, ऊनय मंगलम ग्राम, ऊनय मंगलम ग्राम, ऊनय मंगलम। यह ग्राम है, यह गांव है जिसको दान किया था किसने, राजराज फर्स्ट ने, जिस पर यह चूड़ामणि बिहार जो है विजयोतुंग मार वर्मन के द्वारा बनाया गया है। अब देखिए, ये भले ही हमें सिर्फ एक बिहार दिख रहा है, लेकिन इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि हमारे जो वैदेशिक संबंध है उनके निर्माण का आधार एक सांस्कृतिक संबंध दिखाई दे रहा है। इन सांस्कृतिक संबंधों ने तत्कालीन समय में हमारे जो है कहीं न कहीं हमारे वैदेशिक संबंधों को क्या किया, एक मजबूती प्रदान किया। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए ये सांस्कृतिक संबंध कहे जाते हैं, लेकिन इनके द्वारा कहीं न कहीं हमारे वैदेशिक संबंध भी क्या हुए, मजबूत हुए। आप पाल वंश के समय देख लीजिए, आप जो है राजेंद्र चोल के समय देखिएगा। ठीक है, उस समय भी इस तरह के निर्माण दिखाई देंगे। समुद्रगुप्त के समय देखिए, उस समय भी इस तरह का निर्माण दिखाई देता है। तो कहीं न कहीं सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से हमारे वैदेशिक संबंध क्या हुए हैं, मजबूत हुए हैं बच्चों। ठीक, अब देखिए इसके आगे चलते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। अब जो है इनके पुत्र जो है राजेंद्र फर्स्ट के बारे में। ठीक, राजेंद्र फर्स्ट जो है इनकी पत्नी त्रिभुवन महादेवी से पैदा हुए थे। त्रिभुवन महादेवी उनका नाम था। पत्नियां तो राजराज फर्स्ट को और भी थी, एक पत्नी का नाम लोक महादेवी है, लेकिन त्रिभुवन महादेवी से उत्पन्न हुआ था राजेंद्र फर्स्ट। और राजेंद्र फर्स्ट जो है इस राजवंश का सबसे योग्य शासक माना जाता है। ठीक है, चलिए ऐसे राजा के बारे में पढ़ना आपके लिए भी जरूरी है, यहां भी आपको सीखने का कुछ अवसर मिलेगा बच्चों। देखिए राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र प्रथम, पिता इसके कौन थे,
पिता थे राजराज फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, और माता का नाम इनके क्या है, त्रिभुवन महादेवी, त्रिभुवन महादेवी। ठीक, इन्हीं से उत्पन्न हुआ था राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है, यह चोल वंश का सबसे महान शासक माना जाता है, चोल वंश का सबसे महान शासक माना जाता है बच्चों, और यह अपने राजनैतिक उपलब्धियों की वजह से माना जाता है। ठीक, जिसके कारण कहा जाता है इतिहासकार स्मिथ, इतिहासकार स्मिथ इसे भारत का, भारत नहीं दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा है। और उत्तर भारत का नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त। दक्षिण भारत का क्या कहा है, नेपोलियन, दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा है। और नीलकंठ शास्त्री जिन्होंने दक्षिण भारत का इतिहास लिखा है, नीलकंठ शास्त्री बच्चों, इसे नीलकंठ शास्त्री इसके विजयों की तुलना सिकंदर से की है। राजेंद्र फर्स्ट के विजय की तुलना किससे की है, राजेंद्र प्रथम की विजय की तुलना, विजय की तुलना, तुलना इसकी तुलना किससे की गई है, राजेंद्र फर्स्ट की विजय की तुलना की गई है सिकंदर से। किससे की गई बच्चों, सिकंदर से की गई। ठीक है, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि नेपोलियन से तुलना होना या सिकंदर से तुलना किया जाना अपने आप में इसकी राजनीतिक उपलब्धियों को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर राजेंद्र फर्स्ट ने भी कई तरह की उपाधियां अर्जित किया था, इसको भी कई तरह की उपाधियां दी गई थी। ठीक, देखिए पहली बात तो ये बच्चों एक शिक्षित राजा था और विद्या में बड़ी रुचि रखता था, विद्या में बहुत रुचि रखता था, जिसके कारण इसने विद्यालय की स्थापना भी की थी। तो इसकी उपाधियों को जरा देख लेते हैं, इसकी उपाधियां क्या क्या हैं, किन किन नामों से जाना जाता था, टाइटल। तो विद्या में रुचि रखने के लिए या विद्यालय की स्थापना करने के लिए इसे हम पंडित चोल कहते हैं। पंडित माने क्या होता है, ज्ञानी होता है। ठीक, तो यह जो उपाधि है ये इसकी राजनीतिक उपलब्धि के लिए नहीं है, बल्कि शिक्षा या ज्ञान के क्षेत्र में किए गए योगदान की उपलब्धियों के लिए है। ठीक, लेकिन जो अगली उपाधि है वह है कटाहधिपति, कटाहधिपति। यह कटाह क्षेत्र को जीतने के लिए है। कटाह क्षेत्र मतलब है बच्चों कडारम क्षेत्र। कडारम क्षेत्र का मतलब है कि दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है वो कडारम क्षेत्र है। ठीक है, अगला है कडारकोंड, अगला उपाधि है इसकी कडारकोंड। ठीक, ये भी कडारम विजय के उपलक्ष्य में है। तो ये इसकी टाइटल है। पंडित चोल जो इसकी उपाधि है बच्चों वो आपके यूपी पीसीएस में पूछी गई है, कई बार पूछी गई है, इसलिए उसको आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राजेंद्र फर्स्ट के विषय में, राजेंद्र फर्स्ट के विषय में जानने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, स्रोत की अगर हम बात करें तो स्रोत क्या है। पहला अभिलेख है तिरुवलंगाडु अभिलेख, तिरुवलंगाडु अभिलेख, एक अभिलेख ये है तिरुवलंगाड अभिलेख, राजेंद्र फर्स्ट का है। दूसरा करंदय दानपत्र, दूसरा है बच्चों करंदय दानपत्र। करंदय दानपत्र ये दूसरा है। ठीक है, अच्छा इसके अतिरिक्त जो है मुद्रा के द्वारा भी हम जान सकते हैं। इसकी मुद्राएं जो है तीनों धातुओं में पाई गई थी, स्वर्ण मुद्रा भी थी, चांदी यानी रजत और तांबा, तीनों धातुओं की मुद्राएं पाई गई थी, माना जाता है कि थी। ठीक है, अब देखिए तो राजेंद्र फर्स्ट की पहले हम राजनीतिक उपलब्धियों को देख लेते हैं बच्चों, फिर हम इसकी जो है अन्य उपलब्धियों को देखेंगे, यानी कलात्मक क्षेत्र में या सांस्कृतिक क्षेत्र में इसने क्या योगदान दिया है। तो अगर विजय की बात करें तो विजय की शुरुआत भी ये वहीं से करेगा जहां से इसके पिता राजराज फर्स्ट ने किया था। देखिए
सबसे पहले यह किस क्षेत्र को जीता? कल्याणी। कल्याणी, कल्याणी को इनके पिता ने भी जीता था, लेकिन इस बीच ये स्वतंत्र हो गया था। तो कल्याणी के चालुक्य, पहली विजय किसने किया? कल्याणी के चालुक्य ने। अब देखिए, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि इसने विजयों की जो शुरुआत की है वो 1017 ईस्वी से की है, और आपको पता है कि इसका जो ड्यूरेशन है वो 1014 में इसने राज्यारोहण किया। ठीक, राज्यारोहण इसका 1014 में है। और सबसे बड़ी बात जो है कि इसने चोल राजवंश में एक नई परंपरा को जन्म दिया। एक नई परंपरा का मतलब है कि कहा जाता है कि राजराज फर्स्ट ने पिता और पुत्र दोनों एक साथ शासन करने यानी संयुक्त शासन करने की परंपरा को जन्म दिया। इसने अपने बेटे को भी अपने समय ही, यानी जो राजाधिराज जिसको कहा जाता है, अपने समय ही इसने उसको युवराज घोषित कर दिया था। तो पिता और पुत्र दोनों ने संयुक्त शासन की परंपरा को आगे बढ़ाया। राजेंद्र फर्स्ट के समय यह परंपरा दिखती है। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज 1017 से अपने विजय को क्या करता है? आरंभ करता है। ठीक, हाँ, पहली विजय इसकी रही कल्याणी के चालुक्यों की विजय, और उस समय यहां का शासक था जयसिंह द्वितीय। यहां का शासक बच्चों क्या था? जयसिंह द्वितीय। और इसी वर्ष 1017 में इसने सिंघल विजय किया। कौन सी विजय? सिंघल विजय। सिंघल विजय मतलब बच्चों लंका की विजय। ठीक है, कौन सी विजय? लंका की विजय। और आपको पता है कि इसने लंका पर जब आक्रमण किया था, ठीक है, लंका पर जब इसने आक्रमण किया तो 1017 में लंका पर आक्रमण किया था, और यहाँ के राजा हुआ करते थे महेंद्र पंचम। महेंद्र पंचम यहाँ के राजा थे। महेंद्र पंचम यहाँ के राजा थे बच्चों, जिनको यह कैद करके ले गया कहाँ पर? चोल राजवंश में, जहाँ पर 12 वर्ष बाद इनकी क्या हो जाती है? 12 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 12 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी पिता राजराज चोल ने जिस परंपरा को यहाँ पर आगे बढ़ाया था, यानी राजराज फर्स्ट ने उत्तर भारत को जीता था, और इसने उत्तरी श्रीलंका को जीता था, और इसने संपूर्ण श्रीलंका को क्या किया? जीत लिया। यानी पूरे श्रीलंका को अधिग्रहित करने का योगदान किसे दिया जाता है? राजेंद्र फर्स्ट को दिया जाता है। ठीक, तो इसने पूरी तरह से श्रीलंका को क्या किया? अधिग्रहित कर लिया, अपने राज्य में शामिल किया, यहाँ के राजा को बंदी बनाकर लेके जाता है। और दूसरी चीज इसके बाद जो है कहा जाता है, ये जो केरल का क्षेत्र ये आपके चोल राजवंश था, यहाँ पर चोल है। ये आपका पांड्य राजवंश था, ये पांड्य क्षेत्र है, दक्षिण में है। और ये आपका जो है केरल है, ये केरल है। ये आपका जो है पश्चिमी गंग है, पश्चिमी गंग, पश्चिमी गंग। अब देखिए, देखिए ये केरल है बच्चों, इस केरल क्षेत्र को और ये पांड्य क्षेत्र, इन दोनों को क्या करता है? राजेंद्र फर्स्ट जीत लेता है। यानी केरल को भी जीतता है और पांड्य क्षेत्र को भी जीता, और दोनों को जीत कर क्या कर देता है? एक कर देता है। दोनों को आपस में क्या करता है? मिला देता है बच्चों। और मिलाने के बाद इसका जो मुख्यालय बनाता वो किसको बनाया? मदुरा को। और मदुरा आपको पता है कि मदुरा राजधानी थी किसकी? पांड्य वंश की। मदुरा को इसने क्या किया? मुख्यालय बनाया। मदुरा को इसने बच्चों मुख्यालय बनाया, और मदुरा जो है पांडवों की राजधानी, यानी केरल राज्य यहाँ पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यानी अब जो ये चोल वंश है इसकी सीमा कहाँ तक पहुँच गई? लंका तक। ठीक है, ये पूरा दक्षिण भारत इसके क्या हो गया? अधीन हो गया। किसके समय? राजराज फर्स्ट के समय। अब देखिए, कहते हैं कि इसके बाद जो है वेंगी के चालुक्यों को भी इसने जीता। वेंगी के चालुक्यों को जीतकर वहां पर इसने अपने भांजे राजराज नरेश को क्या बनाता है? वहां का शासक बनाता है। ठीक, और अपनी पुत्री का विवाह जो है अपने भांजे के साथ कर देता है। तो वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य इन दोनों पर अधिकार किया, यानी ये पूरा क्षेत्र जो है चोल साम्राज्य के अधीन आ गया। लेकिन जो राजेंद्र फर्स्ट की उपलब्धियां हैं बच्चों, वह मानी जाती है किस लिए? वह मानी जाती है कडारम विजय के लिए। कडारम विजय के लिए और उत्तर भारत के। पहले उत्तर भारत की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कहा जाता है कि चोल साम्राज्य में राजेंद्र फर्स्ट जो है वो सबसे योग्य शासक माना जाता है, और इसने कलिंग की विजय भी किया था।
कलिंग की विजय किया था, ठीक, कलिंग को जीता था और गंगा के पानी को यह दक्षिण में ले गया था, यहाँ से गंगा के पानी को ले गया था। और उस समय बंगाल में कौन शासक था बच्चों? महिपाल प्रथम। कहा जाता है कि महिपाल प्रथम को भी इसने क्या किया था? पराजित किया था। तो बंगाल और कलिंग को भी जीता था और यहाँ से गंगा का पानी भी ये दक्षिण ले आया था। यानी दक्षिण में अगर देखिए तो श्रीलंका और उत्तर में देखिए तो कलिंग तक इसने अपने परचम को क्या किया? फहराया बच्चों, ठीक। यानी इसने अपनी योग्यता को न केवल दक्षिण भारत में बल्कि तत्कालीन उत्तर भारत में भी पूरी तरह क्या किया? सिद्ध किया। और कहा जाता है कि कलिंग और बंगाल को भी जीता। न केवल कलिंग और बंगाल को जीता बल्कि यहाँ पर आप देखेंगे अराकान श्रेणियां जो आई हुई है, ठीक, इसको अराकान क्षेत्र कहा जाता है। अराकान और पेंगू, अराकान और पेंगू का मतलब वर्तमान बर्मा से है, अराकान और पेंगू, ठीक, इन क्षेत्रों को भी इसने क्या किया था? जीता था। और जबकि भौगोलिक रूप से ये बेहद कठोर क्षेत्र है बच्चों, कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के घोड़े भी इन पर नहीं चढ़ पाए थे, लेकिन राजेंद्र फर्स्ट ने इस अराकान योमा यानी अराकान और पेंगू क्षेत्र यानी बर्मा की विजय भी इसने किया था, ठीक। तो ये उपलब्धियां तो थी ही थी, साथ साथ जो है सबसे ज्यादा उपलब्धि जो इसकी है वो इन क्षेत्रों की विजय है। शैलेंद्र वंश के यहाँ पर शासन था। कहा जाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र वंश के राजा हुआ करते थे, ठीक। इन क्षेत्रों को जो विजय किया राजेंद्र फर्स्ट ने, जब इन क्षेत्रों को जीता तो इसे हम कडारम विजय कहते हैं। क्या कहते हैं? कडारम विजय कहते हैं बच्चों, इसे कडारम विजय कहा जाता है। और इस विजय का उद्देश्य जो है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं था बल्कि कहीं न कहीं आर्थिक भी था, क्योंकि इन क्षेत्रों पर विजय करने का मतलब था कि व्यापार वाणिज्य में क्या हो जाती? वृद्धि हो जाती। दक्षिण पूर्व एशिया के आर्थिक लाभ जो है वो चोल साम्राज्य को मिल जाते और साथ साथ चीन से व्यापार करना क्या हो जाता? आसान हो जाता। तो इन क्षेत्रों पर अधिकार करने का जो उद्देश्य है वो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से अधिक है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर अधिकार होने का मतलब था कि चीन से व्यापार करना बच्चों बहुत ही आसान हो जाता। और आपको ये भी पता है कि चोल वंश में राजेंद्र फर्स्ट ही ऐसा राजा है बच्चों जिसने चीन में क्या किया था? दूतमंडल भेजा था। चीन में दूतमंडल भेजने का काम जो है वो किसका रहा? राजेंद्र फर्स्ट का रहा। तो चीन में दूतमंडल भेजा था तो सिर्फ राजनीतिक संबंधों को मजबूती देने के लिए नहीं बल्कि आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करने के लिए। और कडारम विजय जहां पर इसने शैलेंद्र वंशी राजाओं को पराजित करता है और कहता है कि उसको पूरी तरह से एक झील में निर्मित कर दिया, ठीक, ये कई चीजों को दर्शाता है। एक तो नौसेना की मजबूती को दर्शाता है, दूसरा इनके आर्थिक उद्देश्य को दर्शाता है और तीसरा चीन से होने वाले संबंधों में मजबूती को दर्शाता है, क्योंकि ये रास्ते जो थे वो चीन से जुड़ने के लिए क्या थे? आसान थे। इसलिए इन क्षेत्रों पर पूरी तरह से राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? अधिकार कर लिया बच्चों, ठीक। तो कहा जाता है कि न केवल इसने चीन से अपने संबंधों को मजबूत किया बल्कि कंबोडिया जो आपका यहां पर पड़ता है, आसियान कंट्रीज में आता है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड जो यहाँ पर कंट्रियां हैं आप जानते होंगे। कहा जाता है कि इसने जो है कंबोडिया के राजा खमेर से भी अपने संबंधों को मजबूत किया था। वहां के राजा खमेर के यहाँ भी इसने अपना दूतमंडल भेजा था कंबोडिया में। तो चीन को तो कई बार पूछा है, आने वाले समय में हो सकता है कंबोडिया को भी पूछ ले, तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ये इसकी राजनीतिक उपलब्धियां थी राजेंद्र प्रथम की, ठीक। अब देखिए इसके बाद हम कुछ बातें करेंगे आपके बच्चों। कीर्तिपाल, हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी अन्य उपलब्धियों की चर्चा करते हैं बच्चों की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या रही। देखिए थोड़ा सा जल्दी किया हूं लेकिन मुझे लगता है कि आपके काम भर का बता दिया हूं, ठीक, या जितना पीटी में पूछा जा सकता उससे कहीं ज्यादा बताया हूं, तो आप परेशान मत होइए। अब देखिए अन्य उपलब्धियों के बारे में देखिए। राजेंद्र फर्स्ट, कहा जाता है कि पिता ने भूमि की पैमाइश कराया था और उपज के आधार पर कर का निर्धारण किया था। तो इसने उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के लिए क्या करता है? सिंचाई के लिए इसने तालाब निर्माण किया था, तालाबों का निर्माण किया, तालाबों एवं नहरों का निर्माण किया था, तालाबों एवं
नहरों का निर्माण किया था। और आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में ज़्यादातर सिंचाई के लिए कौन से साधन उपयोग होते हैं? तालाब उपयोग होते हैं। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वह मौसमी नदियां हैं, मौसम में इन नदियों में पानी होता है, तो तालाब का निर्माण करके उन नदियों के पानी को स्टोर कर लिया जाता है बच्चों, जो आने वाले समय में सिंचाई के लिए उपयोग होते हैं। जबकि उत्तर भारत की नदियां सदानीरा होती हैं और सदानीरा होने के कारण इसमें हमेशा जल प्रवाहित होता रहता है। तो उत्तर भारत की नदियों में ज़्यादातर नहरों का निर्माण देखा गया है, तालाबों का निर्माण नहीं देखा गया है। ठीक, लेकिन दक्षिण भारत में सिंचाई का जो मुख्य साधन है वो तालाब है। तालाबों का उपयोग यहाँ पर हमको ज़्यादा दिखाई देता है और उसका कारण भी हमने आपको बताया। ठीक, इसके साथ साथ कहा जाता है कि राजेंद्र फर्स्ट ने शिक्षा के विकास के लिए विद्यालय का निर्माण किया था, विद्यालय का निर्माण किया, जिसके कारण इसे हम पंडित चोल कहते हैं, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? पंडित चोल कहते हैं। और एक चीज़ और बता दें बच्चों, इसने अपनी नई राजधानी बनाया था गंगई कोंडचोलपुरम, गंगई कोंडचोलपुरम। शायद इसको बताया था लेकिन अभी फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूं। गंगई कोंडचोलपुरम को इसने नई राजधानी बनाया था, नई राजधानी इसने बनाया था। ठीक है, गंगई कोंडचोलपुरम ये इसकी नई राजधानी थी बच्चों। और शिक्षा के विकास के लिए भी इसने अपना अहम योगदान दिया था, जिसकी वजह से हम राजेंद्र फर्स्ट को क्या कहते हैं बच्चों? पंडित चोल कहते हैं। ठीक, और वैदेशिक संबंधों में भी इसने बढ़ावा दिया। आपके राजा कंबोडिया से और चीन से इसने वैदेशिक संबंध भी बनाने का प्रयास किया, इसके बारे में भी चर्चा कर दिए हम। ठीक है, तो ये आपके लिए पर्याप्त होगा इतना जो है। और रही बात जो है अन्य भी एक शासक और भी इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में चर्चा करना चाहिए, और वो राजा है कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक है, कुलोत्तुंग फर्स्ट, उसके बारे में भी आपको पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में यहाँ तक हो गया है। अगली क्लास में हम बच्चों कुलोत्तुंग फर्स्ट की चर्चा करेंगे। तो अभी जितने भी लोग हैं, आप लोग जो है देखिए बच्चों, आप लोग में से बहुत सारे लोग इस बार यूपीएससी दे रहे होंगे, स्टेट कमीशन का एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे। मैं भी आपको कितने लोग दे रहे हैं इस बार यूपीएससी या यूपीपीसीएस? आप लोग कम से कम लाइक एंड शेयर तो करते रहा करिए यार। देखो बच्चों, लाइक एंड शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए 1 घंटे मेहनत करता हूं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। आशीष जी, शीला कुमारी, आप दे रहे हो बेटा यूपीएससी इस बार? दीप शिखा, ओके। तो एक जो है आप लोगों के लिए ही एक क्रैश कोर्स आने वाला है 75 डेज का। 75 डेज का जो कंबाइंड कोर्स होगा बच्चों, उसमें भी शायद सारे टीचर आपके लिए आएंगे और आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, वो बहुत उपयोगी होगा। चलिए, जो लोग दे रहे हैं, देखिए अभी जो लोग अपीयर हो रहे हैं इस बार, उनके लिए बात कर रहा हूँ। बाकी जिन्होंने अभी तक एक लंबा टारगेट रखा है वो अभी एक स्ट्रेटजी के साथ काम करें, एक प्रॉपर वे में काम करें, अपनी पहले से अपनी स्ट्रेटजी बना लें, उस पर वर्क करना शुरू करें। ठीक है बच्चों, और आप लोग जो है जुड़े रहिए और सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लीजिए कम से कम। जो है मेंस की क्लास आप लोग अटेंड करना शुरू करिए, प्री की क्लासें तो चलती रहेंगी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहाँ पर फिनिश करते हैं बच्चों। और 1 जुलाई से में भी आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, कंबाइंड बैचें जो है, वहाँ पर आप लोग पूरी तरह से यूपीएससी प्री के लिए अपीयर हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू।